नमस्कार साथियों, जय हिंद। संकल्प परिवार में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। और आज हम जिला दर्शन के अंतर्गत सीकर के महत्वपूर्ण प्रश्नों की बात करने वाले हैं। इससे पहले हमने सीकर जिले के परिचय, भूगोल, इतिहास और कला संस्कृति की बात की। आज हम बात करेंगे महत्वपूर्ण प्रश्नों की। महत्वपूर्ण प्रश्नों के माध्यम से हम रिवीजन भी करेंगे तथा हम एक नया मैटर भी तैयार करेंगे। प्रश्नों के माध्यम से कुछ प्रश्न ऐसे होते हैं जो परीक्षाओं में आए हुए हैं, जिले से कैसे प्रश्न सीधे परीक्षाओं में बन सकते हैं, उसकी बात हम आज करने वाले हैं। बिल्कुल, जितने भी साथी लाइव आ चुके हैं सभी साथी एक बार क्लास को लाइक कर दें, अपने मित्रों के साथ शेयर कर दें। आज की क्लास को प्रारंभ करते हैं। बिल्कुल, सभी साथी प्रणाम कर चुके हैं। बांसवाड़ा से प्रणाम आ रहा है, हाड़ौती से प्रणाम आ रहा है, सवाई माधोपुर से प्रणाम, बाड़मेर से प्रणाम। बिल्कुल, जितने भी साथी, सवाई माधोपुर की चौथ माता की धरती से प्रणाम, बिल्कुल सही है। तो जितने भी साथी लाइव आ चुके हैं सभी का प्रणाम स्वीकार है। और सभी साथी क्लास को शेयर कर दें और आज की क्लास को हम प्रारंभ करते हैं। बिल्कुल, मैं सभी के कमेंट देख पा रहा हूं। मेवाड़ से प्रणाम आ रहा है, जय मेवाड़, जय चित्तौड़। बिल्कुल, बाड़मेर की धरा से सभी साथी प्रणाम कर चुके हैं। आज की क्लास को प्रारंभ करते हैं। बिल्कुल, जिला दर्शन बुक जो है उसको आप सभी पढ़कर आया करें, क्योंकि प्रश्न जो है ये सारे उसी में दिए हुए हैं ताकि आपको कोई कंफ्यूजन ना हो, पहले आप रिवीजन कर सकें। बात करते हैं हम प्रश्नों की। राज्य का प्रथम कृषि विज्ञान केंद्र जो है कहां पर स्थापित है? भाई देखो, कृषि विज्ञान केंद्र की जहां तक हम बात करें, बहुत सारे जिलों में कृषि विज्ञान केंद्र स्थापित है। कार्य क्या है या इनका? तो कृषि में इनोवेशन मतलब नई नई टेक्नोलॉजी को समावेश करने का जो कार्य है वो कृषि विज्ञान केंद्र का रहता है। आधुनिक युग में यदि हम बात करें तो कृषि पर अनुसंधान भी बहुत ज्यादा जरूरी हो गया है। सीकर जिले के अंदर यदि हम बात करें तो ये सीकर जिले के अंदर स्थित है। अब सीकर जिले में जो ये कृषि अनुसंधान केंद्र है वो कहां पर है? लोसल की बात करें, छोटी लोसल की, तो इसका संबंध श्रीमती प्रतिभा देवी सिंह जी पाटिल से है। खाचरियावास की बात करें, प्रताप सिंह जी खाचरियावास जो वर्तमान मंत्रिमंडल में मंत्री है। और यदि हम बात करें पूर्व उपराष्ट्रपति, राजस्थान के पूर्व मुख्यमंत्री भैरव सिंह जी शेखावत का संबंध यहां से है। फतेहपुर की यदि हम बात करें, इसे धनपतियों का शहर कहा जाता है। और नीम का थाना की बात करें, फतेहपुर में ये स्थापित है। तो फतेहपुर में कृषि विज्ञान केंद्र, ध्यान रखें, राज्य का प्रथम है। भाई ऐसे प्रथम हो, लास्ट हो, इस प्रकार के हो तो जरूर सभी को ध्यान रखना है। सभी साथी फतेहपुर आंसर दे रहे हैं। बिल्कुल, पहले हम पहली क्लास में पढ़ चुके हैं। जिला दर्शन की जो सीकर की पहली परिचय क्लास थी उसमें बात कर चुके हैं जिले के किस स्थान पर ताम्रयुगीन सभ्यता स्थल जो है वो स्थित है। अब यहां पर हम बात करते हैं सीकर जिले की। सीकर जिले के अंदर और भी सभ्यता स्थल है। 3 प्रमुख रूप से सभ्यता स्थलों के नाम आते हैं। पहले की यदि हम बात करें तो गणेश्वर, गणेश्वर जो है वो एक सभ्यता स्थल है। ये ताम्रयुगीन है। ताम्रयुगीन, तांबे के बहुत बड़े भंडार यहां से प्राप्त हुए हैं। इसके अलावा बात करते हैं गुरारा, यहां से 2744 पंचमार के सिक्के मिले हैं। पंचमार के यहां से सिक्के मिले। इसके अलावा एक स्थान है गुहाला, ये भी क्या है? एक पर्यटन, मतलब एक प्रकार से कह सकते हैं पुरातात्विक स्थल है। एग्जाम में ऐसे प्रश्न बन सकता है, निम्न में से कौन सा पुरातात्विक स्थल जो है वो सीकर जिले में स्थित नहीं है? तो इनमें से कोई भी चौथा ऑप्शन आपको, जैसे खेतड़ी दे सकता है, और भी ऑप्शन आपको मिल सकते हैं। तो यहाँ पर गणेश्वर जो स्थान है ये एक ताम्रयुगीन सभ्यता स्थल है, जिसे समस्त ताम्रयुगीन सभ्यताओं की जननी कहा जाता है। नेक्स्ट बात करें, जिले में किस स्थान पर केडियों की हवेली स्थित है? भाई देखो, हवेलियों की यहां पर हमने बात की थी। राजस्थान में बहुत सारी हवेलियां हैं। सीकर जिले में यदि हम बात करें तो सर्वाधिक हवेलियां कहां पर है? लक्ष्मणगढ़ के अंदर है। लक्ष्मणगढ़ में सर्वाधिक हवेलियां है। इसके अलावा यदि हम बात करें श्री माधोपुर के अंदर, यहां पर भी हवेलियां है। इसके अलावा यहां पर हम बात करें सीकर जिले के अंदर, यहां पर भी हवेलियां है। तो यहां पर ऑप्शन में क्या है? केडियों की हवेली कहां पर है? भाई देखो, फतेहपुर की यदि हम बात करें, यहां पर कोई हवेली नहीं है। फतेहपुर दुर्ग में एक महल है जिसका नाम है तेलिन महल। तो यहां पर ऑप्शन में क्या? लक्ष्मणगढ़ सही है। लक्ष्मणगढ़ में केडियों की हवेली है और भी बहुत सारी हवेलियां यहां पर प्रसिद्ध है। और इसके अलावा हम यहां पर बात करते हैं, जिले में किस स्थान पर जीण माता का मंदिर स्थित है? भाई जीण माता की यहां पर हम बात करते हैं। जीण माता जो है इसे मधुमक्खियों की देवी भी कहा जाता है। मधुमक्खियों की देवी, या फिर कहीं आपको ऑप्शन में भंवरों वाली देवी भी ऑप्शन में मिल सकता है। भंवरों वाली
देवी। सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट क्या है, मेला वर्ष में 2 बार भरता है, मेला वर्ष में 2 बार। और ध्यान रखें, अधिकांश वर्ष में 2 बार भरने वाले मेले जो है वो नवरात्र के समय में भरते हैं। तो यहां पर हम लिख सकते हैं नवरात्र। और नवरात्र वर्ष में 2 बार आते हैं, एक तो आते हैं चैत्र माह में और दूसरा आते हैं आश्विन माह के अंदर, आश्विन माह के अंदर। इसके अलावा यदि हम बात करें, यहां पर प्रतीकात्मक बलि का रिवाज है, प्रतीकात्मक बलि यहां पर दी जाती है। सबसे लंबा लोकगीत, सबसे लंबा लोकगीत, और लोकगीत कौन सा, राजस्थानी साहित्य के अंतर्गत, राजस्थानी साहित्य। और उसमें यदि हम बात करें, लोक देवियों में सबसे लंबा जो लोकगीत है वो जीन माता का माना जाता है, जबकि लोक देवताओं में बाबा रामदेव जी का माना जाता है। बिल्कुल सबसे ज्यादा साथी जो है वो आंसर दे रहे हैं, यहां पर रेवासा आंसर दे रहे हैं। बिल्कुल रेवासा में ये मंदिर स्थापित है। नेक्स्ट बात करते हैं, उत्तरी अरावली की सबसे ऊंची चोटी कहां पर स्थापित है। भाई अरावली की यदि हम बात करें तो राजस्थान में जो अरावली है वो 3 भागों में डिवाइड है, उत्तरी अरावली, मध्य अरावली, मध्य अरावली और दक्षिणी अरावली, दक्षिणी अरावली। उत्तरी अरावली की यदि हम बात करें तो उत्तरी अरावली की चोटी है रघुनाथ गढ़ और इसकी हाइट क्या है, 1055 मीटर जो है इसकी हाइट है, जबकि 1722 मीटर जो है वो इसकी हाइट है। और पहले मध्य अरावली की बात करें तो पहला इसका नाम आता था तारागढ़ और अभी थोड़ा सा नाम चेंज हो रहा है। तो यहां पर यदि हम बात करें तारागढ़ का संबंध किससे है, मध्य अरावली से इसका संबंध है। उत्तरी अरावली की सबसे ऊंची चोटी की बात करें तो रघुनाथगढ़ ये चोटी है और हाइट कितनी है इसकी, 1055 मीटर इसकी क्या है, ऊंचाई है। संपूर्ण अरावली की ऊंचाई पूछ ले, औसत अरावली की ऊंचाई पूछ ले तो राजस्थान के अंदर यदि हम बात करें तो अरावली का जो विस्तार है वो लगभग 550 किलोमीटर का माना जाता है, जो कि खेतनी सिंगाड़ा का जो मैदान है या फिर वो जो क्षेत्र है वहां से सिरोही का जो क्षेत्र है वहां तक माना जाता है। बिल्कुल, लेकिन यहां पर यदि हम बात करें कि औसत यदि ऊंचाई पूछ ले, औसत ऊंचाई, औसत ऊंचाई और औसत ऊंचाई कौन सी, अरावली की, तो औसत ऊंचाई कितनी आ जाएगी, 930 मीटर इसकी औसत ऊंचाई आ जाएगी। क्योंकि सबसे कम जो ऊंची चोटी है उसको और सबसे जो ज्यादा ऊंची चोटी है उनको जब मिलाएंगे तब यहां पर आ जाएगी। बिल्कुल सही बात है, 80% अरावली का जो हिस्सा है वो हमारे राजस्थान के अंदर है। बाकी यदि हम अरावली की यदि बात करें तो अरावली कहां से शुरू होती है, अरावली राष्ट्रपति भवन से शुरू होती है। साथ ही सभी कमेंट करेंगे राष्ट्रपति जो भवन है वो अरावली की किन पहाड़ियों पर बना हुआ है। बाकी उसके अलावा यदि हम बात करें तो खेड़ ब्रह्मा जो कि पालनपुर गुजरात में पड़ता है वहां तक अरावली का विस्तार है। बिल्कुल सही बात है। नेक्स्ट हम बात कर रहे हैं यहां पर खाटू श्याम जी का मेला कब लगता है। देखो भाई खाटू श्याम जी का जो मेला है, इस पहली बात तो है इस मेले की विशेषता क्या है, लखी मेला है ये, लखी मेला। लखी मतलब लाखों की संख्या में यहां पर बाबा श्याम के भक्त आते हैं। यहां पर शीश की पूजा की जाती है, शीश की पूजा की जाती है। मंदिर का संबंध किस भगवान से है, कृष्ण मंदिर, इसे हम कृष्ण मंदिर भी कह सकते हैं या फिर श्याम रूप है। बाबा भगवान श्री कृष्ण का जो रूप है यहाँ पर कौन सा रूप है, श्याम रूप जो है उसकी यहाँ पर पूजा की जाती है। बिल्कुल रायसीना की पहाड़ियां आंसर दे रहे सभी साथी। बिल्कुल रायसीना की जो पहाड़ियां है दिल्ली में है और उसी अरावली की पहाड़ियों के ऊपर राष्ट्रपति भवन बना हुआ है। अब यहाँ पर यदि हम बात करें खाटू श्याम जी का मेला जो है, अभी हम बात कर रहे थे कि कोरोना काल के अंदर राजस्थान में एकमात्र ऐसा मेला था जो प्रभावित नहीं हुआ। भाई दोनों बार भर गया मेला, पहले लॉकडाउन लगने से पहले मेला भर गया फरवरी में, और यदि हम बात करें इस बार लॉकडाउन की कंडीशन हुई, उसमें जब लॉकडाउन की कुछ छूट मिली तब वहां पर स्थिति नियंत्रण में थी तो ये मेला भर गया। बिल्कुल, तो यहां पर आपको हाँ बर्बरीक के रूप में, बर्बरीक इनको एक अन्य नाम से भी जाना जाता है, बर्बरीक एक अन्य नाम है इनका। बाकी भगवान श्री कृष्ण के श्याम रूप की पूजा होती है और उसमें भी स्पेशली शीश की पूजा होती है। एग्जाम में प्रश्न पूछा जा चुका है, खाटू श्याम जी में भगवान श्री कृष्ण के किस अंग की पूजा होती है, वो भी प्रश्न शामिल किया गया है। लखी मेला है, कौन से महीने में भरता है,
कार्तिक पूर्णिमा, ज्येष्ठ एकादशी, फाल्गुन एकादशी या श्रावण अमावस्या को देखे। क्या आंसर आ रहा है? फाल्गुन एकादशी साथ ही सभी आंसर दे रहे हैं। और ये कौन सा महीना होता है जिसमें ये आती है? तो फरवरी, या फिर हम फरवरी मार्च भी कह सकते हैं, लेकिन अधिकांश जो फरवरी का समय होता है उसमें फाल्गुन महीना होता है। नेक्स्ट, भूतपूर्व उपराष्ट्रपति स्वर्गीय श्री भैरों सिंह जी शेखावत का जन्म स्थल कहां पर है? तो यहां पर यदि हम बात करें, शेखावत साहब को राजस्थान में बाबोसा के नाम से भी जानते हैं। राजस्थान का बाबोसा भी इनको कहा जाता है। इनका जो जन्म है वो कहां पर हुआ था? सीकर जिले के ये निवासी थे। सीकर जिले के ये निवासी थे। इनका जन्म जो है सीकर में कहां पर हुआ था? लोसल से इनका संबंध नहीं है। खात्रियावास की बात करें, यहां पर इनका जन्म हुआ था। और खात्रियावास की यदि हम बात करें, श्री हीरालाल जी शास्त्री, श्री हीरालाल शास्त्री का क्या था? यहां पे ससुराल था, ससुराल है ना, इनका यहां पर ससुराल था। जबकि यहां पर बात करें प्रताप सिंह जी खाचरियावास, प्रताप सिंह खाचरिया वर्तमान कैबिनेट में मंत्री, वर्तमान कैबिनेट में क्या है? परिवहन मंत्री वर्तमान कैबिनेट में यह है। तो खाचरियावास में इनका जन्म हुआ था। यह प्रश्न एग्जाम में पूछा जा चुका है। नेक्स्ट, निम्न में से कौन सी नदी सीकर में आंतरिक रूप से बहती है? आंतरिक रूप से बहने का मतलब अंतः प्रवाह की ये क्या है? नदी है। अंतः प्रवाह की नदी का मतलब ऐसी नदियां जिनका जो जल है वो किसी भी समुद्र में नहीं जाता, किसी अन्य नदियों में नहीं मिलता। भाई नदियों का एक ही मकसद होता है, एक ही उद्देश्य होता है कि उद्गम से बहते हुए किसी ना किसी झील जलाशय का निर्माण करना, मतलब उस पानी का एक प्रकार से कह सकते हैं सदुपयोग होना। किसी नदी के माध्यम से वो पानी आगे जा पाए, किसी नदी के माध्यम से वो पानी किसी समुद्र तक जा पाए, तो वो नदी का जीवन सार्थक है। लेकिन अंतः प्रवाह की नदियों की हम बात करें, वे ऐसी नदियां जिनका पानी जो है कुछ आगे जाने के बाद में क्या है? लुप्त हो जाता है। ये नदियां एक प्रकार से अपने गंतव्य स्थान तक नहीं जा पाती है, अर्थात समुद्रों तक ये नहीं पहुंच पाती है। वो नदियां अंतः प्रवाह की नदियां कहते हैं। राजस्थान में बहुत बड़ा क्षेत्र जो है वो अंतः प्रवाह की नदियों का है। इनमें से कौन सी नदी, जैसे यदि बात करें मसूदी, या इसे आप मसूरदी भी कह सकते हैं, मसूरदी कह दो, इसे आप काकनी कह दो या काकने कह दो, एक ही बात है। काकने, काकनी और भी बहुत सारे नाम हैं। रूपनगढ़ की बात करें तो रूपनगढ़ जो नदी है वो सांबर झील में मिलती है। और कांतली नदी की यहाँ पर हम बात करते हैं, कुल लंबाई कितनी है इसकी? 100 किलोमीटर इसकी कुल लंबाई है। अंतः प्रवाह की दृष्टि में यदि बात करें तो सबसे लंबी नदी ये मानी जाती है। कांतली नदी आंतरिक प्रवाह की दृष्टि से सबसे लंबी नदी है, 100 किलोमीटर इसकी लंबाई है। प्रवाह की यदि हम बात करें, प्रवाह इनका कितने जिलों में है? तो सीकर से ये प्रवाहित होती है। सीकर के बाद में झुंझुनू के अंदर ये बहती है। और उसके बाद में हम बात करें तो चूरू की सीमा पर ये जाके समाप्त हो जाती है, अर्थात चूरू में ये नदी नहीं बहती है। इसके अलावा बात करते हैं कौन सा स्थान 4 सितंबर 1987 को रूप कंवर सती कांड के कारण चर्चा में रहा? भाई देखो, रूप कंवर, सहल कंवर, ये जो है एक प्रकार से क्या है? सतीत्व के लिए जानी जाती है। यहां पर बात करते हैं इनके पति का नाम क्या था? तो पति का नाम था माल सिंह या मान सिंह, है ना, कहीं कहीं मान सिंह आता है, बाकी माल सिंह इनका पति का नाम था। और ये जो घटना हो गई थी, इस समय मुख्यमंत्री कौन थे? एग्जाम में प्रश्न आया हुआ है मुख्यमंत्री, क्योंकि यहाँ पर पूरे भारतवर्ष में ये स्थान जो है उस समय चर्चा का विषय रहता है। मुख्यमंत्री जी कौन थे? 1987 में ही राजस्थान में संभागीय व्यवस्था पुनः प्रारंभ होती है, तो हरिदेव जी जोशी उस समय राजस्थान के मुख्यमंत्री हुआ करते थे, हरिदेव जी जोशी। तो ये कौन सा स्थान था? लोसल से संबंध नहीं है, देवराला या फिर दिवराला भी नाम आपको मिल सकता है, देवराला या दिवराला। और इसके बाद में
जब ये सती कांड हो गया, ये स्थान जो है पूरे भारत में चर्चा में आ गया था और उसके बाद में कानूनी कार्रवाई हुई, बहुत सारी आगे प्रक्रिया चली और उसी समय जो सरकार थी मुख्यमंत्री हरिदेव जोशी जी की, इनको एक सती निवारण अधिनियम के नाम से 1987 में एक कानून बना करके सती जो कानून था उसको और मजबूत करना पड़ा। बिल्कुल दिवराला या देवराला से इनका संबंध है। गुरारा की अभी हम बात कर रहे थे जहां से पंचमार सिक्के मिले, अभी हम किरडोली की भी बात करेंगे। नेक्स्ट बात करते हैं सीकर का प्राचीन नाम क्या है। भाई देखो, सीकर के प्राचीन नाम की यदि हम बात करें, प्राचीन नाम और उपनाम, या फिर इसे हम भौगोलिक उपनाम भी कह सकते हैं, भौगोलिक उपनाम। तो यहां पर प्राचीन उपनाम की यदि हम बात करें, वीरभान का बास, वीरभान का बास या वास जो है इसका प्राचीन नाम है। उपनाम की बात करें, शेखावाटी की हृदय स्थली, शेखावाटी की हृदय स्थली। स्थापना की यदि हम बात करें, स्थापना, तो स्थापना में आता है 1687 और नाम आता है शिव सिंह। शिव सिंह यहाँ पर दौलत सिंह हैं, इन्होंने इसकी स्थापना की थी। काशी का बास की यदि हम बात करें तो जमनालाल बजाज जो है उनका जन्म यहां पर हुआ था। वीरभान का बास जो है उसका सीकर जिले का क्या है, प्राचीन नाम है। इसके अलावा बल्लेखंड की बात करेंगे, यहाँ पर बकरियों का क्या है, एक पालन केंद्र स्थित है। जिले के किस स्वतंत्रता सेनानियों ने अंग्रेजों से 1857 की क्रांति के समय क्या किया, लोहा लिया था। अब यहां पर बात करते हैं शेखावाटी में इनकी क्या है, शेखावाटी में लोक देवता की मान्यता, लोक देवता की मान्यता। प्रश्न आया था एक बार पहले कि वे स्वतंत्रता सेनानी जिन्होंने 1857 की क्रांति में अंग्रेजों से लोहा लिया था, शेखावाटी में लोक देवता के रूप में प्रचलित हैं या प्रसिद्ध है, बताइए इनमें से कौन सा नाम है। रूपा जी, कृपा जी की हम बात करें, भेगू किसान आंदोलन से इनका संबंध है। जयमल फत्ता की बात करें, चित्तौड़ के तीसरे साके से इनका संबंध है। डूंग जी जवार जी की बात करें, डूंग जी जवार जी का संबंध शेखावाटी क्षेत्र से है और इनका जन्म जो है बठोट पाटोदा, बठोट पाटोदा से इनका संबंध बताया जाता है। बलजी भूरजी जो है वो इनके क्या थे, रिश्तेदार थे। इनके अलावा इनके सहयोगी की हम बात करते हैं, सहयोगी, सहयोगी कौन कौन थे, करना मीणा, करना मीणा व लोटिया जाट, लोटिया जाट। लोटिया जाट से इनकी दोस्ती कैसे हुई, एक बार डूंग जी जवार जी कहीं गए हुए थे, तभी उन्होंने देखा वहां पर एक बेल भड़क गया था। लोटिया जाट ने अपनी ताकत के बल पर उस बेल को क्या किया था, कंट्रोल में कर लिया था। तभी डूंग जी जवार जी ने सोचा ये आदमी हमारे काम का है, इसे हमें साथ रखना चाहिए, कभी ना कभी ये इंसान हमारी मुसीबत में काम आ सकता है। और एक समय ऐसा आ गया जब डूंगर सिंह जी को यहाँ पर कैद कर लिया था अंग्रेजों ने, आगरा के किले में कैद कर लिया, और लोटिया जाट और करना मीणा जो इनके सहयोगी थे, इन्होंने जाकर के इनको आगरा की जेल से छुड़ाया था। तभी डूंग जी को वास्तव में विश्वास हुआ कि जो इस मकसद के साथ में मैंने इनको साथ रखा या जो मित्रता हुई, वास्तव में ये मकसद पूरा हुआ। ऐसा कहा जाता लोटिया के बारे में कि वहां पर जो सलाखों की वो जो खिड़की या फाटक लगी हुई थी उसको खींच के उखाड़ लिया था लोटिया जाट ने। ऐसे व्यक्ति थे ये इनके मित्र। और बलजी भूरजी जो है वो क्या थे, इनके रिश्तेदार थे। अब ये चर्चा में कब आए, चर्चा में कब आए, जब नसीराबाद छावनी को लूटा, नसीराबाद छावनी को लूटा, नसीराबाद छावनी को जब लूटा तो इंग्लैंड में एक प्रकार से कह सकते हैं इनकी गूंज हुई। लंदन के पार्लियामेंट में ये बात हुई कि भाई ऐसे कौन है जिन्होंने नसीराबाद हमारी छावनी को लूट लिया, अंग्रेजों की छावनी को लूट लिया, जहाँ पे अंग्रेजी बहुत सारे सैनिक थे लेकिन बड़े वीर बहादुर व्यक्ति थे। डूंग जी जवार जी, सेठ लोग भी इनसे घबराते थे। रामगढ़ के सेठ जब भी कभी इधर उधर जाते उनसे ये धन लूट लेते थे और वो लूटा हुआ धन गरीबों में बांट देते थे। एक प्रकार से शेखावाटी में गरीबों के ये मसीहा थे, लेकिन पैसे वाले लोग इनसे बहुत डरते थे और बाद में इनकी लोक देवता के रूप में मान्यता हुई। सीकर जिले की सीमा जो है किस राज्य के साथ लगती है, भाई यहां पर हम बात करते हैं मध्य प्रदेश के साथ कितने जिलों की, 10 जिलों की सीमा लगती है। लेकिन ये तो मतलब कह सकते हैं राजस्थान का मैप
और मैप के माध्यम से देखते हैं। देखें तो यहाँ पर यदि हम बात करें, इस तरफ है गुजरात, इस तरफ है एमपी, इस तरफ है उत्तर प्रदेश, यहाँ पर है हरियाणा। अभी धमाल मचा दी ओलंपिक में हरियाणा के खिलाड़ियों ने। और यहाँ पर यदि हम बात करें पंजाब, तो यहाँ पर जो सीकर जिला है उसकी क्या है, यहाँ पर लोकेशन है। इसका मतलब इसकी सीमा किसके साथ, हरियाणा के साथ सीमा लगती है। उत्तर प्रदेश के साथ 2 जिलों की सीमा लगती है। नेक्स्ट बात करते हैं, कांतली नदी का उद्गम स्थल कहां से होता है। भाई कांतली नदी का उद्गम और गंतव्य स्थल 2 काफी चर्चा में है। उद्गम की यदि हम बात करें, खंडेला की पहाड़ियां, खंडेला की पहाड़ियां। और गंतव्य की यदि हम बात करें, चूरू की सीमा में, चूरू की सीमा से पूर्व झुंझुनू जिले में समाप्त, झुंझुनू जिले में समाप्त। अभी यहां पर चूरू की सीमा लिखा, इसका मतलब चूरू में ये नहीं जाती है, चूरू की सीमा से पूर्व ही झुंझुनू जिले में क्या हो जाती है, समाप्त हो जाती है। उद्गम जो है खंडेला की पहाड़ियों में होता है। गणेश्वर सभ्यता इसी के किनारे है, गणेश्वर सभ्यता इसी के किनारे। अधिकांश जो सभ्यताएं थी वो सभी नदी घाटी सभ्यताएं थी, मतलब नदियों के किनारे विकसित हुई। नदियों में बाढ़ आने के कारण, प्राकृतिक आपदा के कारण, और कुछ ऐसी सभ्यताएं थी जो भूकंप आने के कारण क्या हो गई, नष्ट हो गई। बाकी अधिकांश थे गणेश्वर सभ्यता, और इसके साथ बहुत सारी सभ्यताएं नदियों के किनारे विकसित हुई। और यही कारण है कि नदियों के किनारे विकसित होने का कारण है जल की मात्रा, चाहे कृषि के लिए हो, चाहे पशुपालन के लिए हो, चाहे स्वयं के उपयोग के लिए हो, पानी की महत्ता बहुत ज्यादा रहती थी। इस वजह से नदियों के किनारे अधिकांश शहर बसे, और प्राकृतिक आपदा के कारण वो सभी एक प्रकार से कह सकते समाप्त हो गए। आजकल तो बांध बने हुए, पहले बांध नहीं थे, तो जब भी ज्यादा वर्षा होती थी सीधी बाढ़ आ जाती थी। विराट की पहाड़ियों की बात करें, घोगुंदा की पहाड़ियों की, बिछामेड़ा की, खंडेला की पहाड़ियों, विराट की पहाड़ियों से बाणगंगा निकलती है। घोगुंदा की पहाड़ियों से कौन सी नदी निकलती है, यहाँ से आयड़ नदी निकलती है, बाद में बेड़स के नाम से। और बिछामेड़ा की पहाड़ियां कहां पर है, ये राजसमंद में है ना। राजसमंद से कौन सी नदियां, खारी, बनास सबसे प्रमुख है, उसके अलावा कोठारी नदी। तो बात करते हैं निम्न में से कौन सी झील जो है सीकर में स्थित नहीं है। देखो ये से प्रश्न एग्जाम में आते हैं। प्रीतमपुरी झील, यहाँ पर एक खारे पानी की झील है। कोछोर झील, रेवासा झील, या फिर बुझ झील। अब इस प्रश्न में यदि हम बात करें, बुझ झील जो है ये कहां पर है, ये जैसलमेर के अंदर पड़ती है, जैसलमेर के अंदर है। और इसका निर्माण जो है, इस झील का निर्माण जो है कौन सी नदी करती है, इस झील का निर्माण जो है मसूरदी नदी करती है। मसूरदी, जिसे आप काकनी कह दो या फिर काकने कह दो, काकने, इस नदी के कारण इस झील का निर्माण होता है। और काकनी या काकने नदी के किनारे ही एक प्रसिद्ध गणेश जी का मंदिर है, जिसका नाम है काक गणेश जी। इसी को चुंगी तीर्थ भी कहते हैं, चुंगी तीर्थ कहते हैं। वो भी इस नदी के किनारे होने के कारण ये नाम इनका पड़ता है। तो बुझ झील कहां पर है, जैसलमेर के अंदर है, बिल्कुल। मसूरदी, काकने, काकनी, ये सभी एक ही नाम है। बाकी तीनों जिले कहां पर है, सीकर जिले के अंदर है। नेक्स्ट, सीकर जिले में कौन सी मिट्टी पाई जाती है। अभी देखो यहाँ पर मिट्टी की बात करें, काली मिट्टी की बात करें, काली मिट्टी कहां पर पाई जाती है, अधिकांशतः पूर्वी दक्षिणी भाग जो है उसके अंदर हाड़ौती का पठार है, वहां पर पाई जाती है। सीकर जिले की बात करें तो सीकर जिला कैसा है, अर्ध मरुस्थली क्षेत्र का ये जिला है। इस वजह से यहाँ पर भूरी रेतीली मिट्टी पाई जाएगी। जलोढ़ मिट्टी अधिकांश वहां पाई जाएगी जहां पे क्या होगी, नदियां होगी। नेक्स्ट, सीकर जिले में चोकला नस्ल जो है वो पाई जाती है। भाई चोकला नस्ल की यहां पर हम बात करें, इसे क्या कहा जाता है, इसे मेरिनो कहा जाता है। तो भारतीय मेरिनो कह सकते हैं हम, भारतीय मेरिनो कहा जाता है। ऑस्ट्रेलिया में भेड़ की एक नस्ल है मेरिनो,
जो अधिकांशतः कह सकते हैं हम ऊन उत्पादन के कारण क्या है प्रसिद्ध है, और उसकी तुलना जो है हम कहां से कर सकते हैं इससे। और ये कौन सी नस्ल है, शेखावाटी नस्ल भी इसको हम कह सकते हैं। लेकिन शेखावाटी नस्ल की यदि हम बात करें तो स्पेशल इसकी क्या है, एक बकरी की नस्ल है, बकरी। और ये कौन सी, बिना सींग वाली बकरी, बिना सींग वाली बकरी है, और काजरी के वैज्ञानिकों द्वारा विकसित की गई। लेकिन यहां पर यदि हम बात करें चोकला जो है वो भेड़ की नस्ल है, ऊन उत्पादन के कारण प्रसिद्ध है, ऊन उत्पादन के कारण प्रसिद्ध। तो यहां पर ध्यान रखना है आपको, जिले में चोकला नस्ल पूछा है, बाकी अगर सीधा पूछते जिले में शेखावटी नस्ल जो है वो किस पशु की है, तो बकरी की है, बिना सींग वाली है, काजरी के वैज्ञानिकों ने विकसित की। लेकिन चोकला नस्ल की एक भेड़ होती है, ऊन उत्पादन के लिए प्रसिद्ध है, इसे भारतीय मेरिनो भी कहा जाता है। ऑस्ट्रेलिया की मेरिनो जो नस्ल है उससे हम इसकी तुलना करते हैं। नेक्स्ट, जीण माता का मेला जो है वो कब भरता है, अभी हम बात करते हैं वर्ष में 2 बार मेला भरता है, बहुत ही प्रसिद्ध मेला है। श्रावण भाद्रपद एकादशी, चैत्र आश्विन नवरात्र, कार्तिक आषाढ़ पूर्णिमा, या फिर माघ फाल्गुन पूर्णिमा। कमेंट करें आप ये मेला कब भरता है। सबसे ज्यादा साथी 2 नंबर आंसर दे रहे हैं, और जैसलमेरी नस्ल की अभी साथी कुछ कमेंट कर रहे थे, मैं देख पा रहा था। भाई यहां पर हम बात कर रहे थे सर्वश्रेष्ठ ऊन उत्पादन की। भाई ये कहावत सुनी होगी ना, अपना शेर का बच्चा एक ही अच्छा, तो वही यहां पर लागू होती है कि भाई ऊन उत्पादन के लिए बहुत सारे पशुपालन जो है वो प्रसिद्ध है। ऊंट से भी ऊन प्राप्त होती है, वो एक अलग प्रकार की ऊन होती है, भेड़ से भी ऊन प्राप्त होती है, वो अलग प्रकार की होती है। लगभग सभी भेड़ों से क्या है ऊन प्राप्त होती है, दूध प्राप्त होता है, और भी बहुत सारे पदार्थ जो है उत्पादित होते हैं। लेकिन यदि हम बात करें सर्वश्रेष्ठ की, हम अभी बात कर रहे थे कि ऑस्ट्रेलिया में एक ऐसी भेड़ पाई जाती है जिसे मेरिनो नस्ल कहा जाता है, सर्वश्रेष्ठ ऊन उत्पादन के लिए प्रसिद्ध मानी जाती है वो। और यदि हम उसकी तुलना हमारे भारतीय भेड़ों में से करें तो भारत में पाई जाने वाली भेड़ों में एक शेखावटी नस्ल की जो भेड़ है, जिसे चोकला भेड़ भी कहते हैं, वही भेड़ जो है जो सर्वश्रेष्ठ ऊन उत्पादित करती है। बिल्कुल सही बात है, हाँ। तो क्लियर है, यहां पर सर्वश्रेष्ठ ऊन की बात आ रही है, वो जो है एक प्रकार से चोगला नस्ल उत्पादित करती है। यहां पर चैत्र और आश्विन नवरात्र की बात हो रही है, अर्थात वर्ष में 2 बार, अर्थात वर्ष में 2 बार। और ये आप सभी ध्यान रखें, एग्जाम में प्रश्न आया हुआ है, निम्न में से कौन से मेले ऐसे हैं जो वर्ष में 2 बार भरते हैं। तो ध्यान रखें, अधिकांश लोक देवियों के मेले जो कि नवरात्र में भरते हैं, भाई शक्ति की पूजा की जाती है नवरात्रि में, तो यहाँ पर अधिकांश जो मेले नवरात्र में भरते हैं, कुछ मेले तो नवरात्र में भी एक ही नवरात्र को भरते हैं, कुछ चैत्र में भरते हैं, कुछ आश्विन में भरते हैं, लेकिन जो दोनों नवरात्र में मेले भरते हैं वो वर्ष में 2 बार भरने वाले मेले हो जाएंगे। नेक्स्ट बात करते हैं, खाटू श्याम जी के मंदिर में कृष्ण के किस अंश की पूजा की जाती है। और ये प्रश्न जो है एक प्रकार से कह सकते हैं आ चुका है परीक्षा में। क्या ये प्रश्न आ चुका है परीक्षा में कि कौन सा मेला जो है वो वर्ष में 2 बार बढ़ता है, कौन से देवता की कौन से अंश की पूजा की जाती है। तो यहां पर हम बात करते हैं भगवान खाटू श्याम की बात की जा रही है। यहां पर इनके सिर की पूजा की जाती है या फिर इनके शीश की पूजा यहां पर की जाती है। मतलब एक प्रकार से कह सकते हैं शीश से नीचे का जो भाग है शरीर का वो इस प्रतिमा में नहीं है, यहाँ पर केवल शीश की पूजा की जाती है। और मेले की यदि हम बात करें तो अभी मेले की हम आगे एक प्रश्न में बात करेंगे। नेक्स्ट, सीकर जिले में दौलत खां का मकबरा जो है वो कहां पर स्थापित है। अब यहां पर यदि हम बात करें इस मकबरे के अलावा यहां पर यदि हम बात करें कि यहां पर हाजी मोइनुद्दीन सुलेमानी, हाजी मोइनुद्दीन सुलेमानी की दरगाह भी यहां पर है। लक्ष्मी नाथ जी का क्या है यहां पर मंदिर है, श्री लक्ष्मीनाथ
मंदिर वो भी क्या है, यहीं पर स्थापित है। अब ये मकबरा जो है यहाँ पर कहाँ पर है, तो हम बात कर रहे थे फतेहपुर के बारे में। भाई कायम खानी जो समुदाय है वो यहाँ पर सबसे ज़्यादा निवास करते हैं, और दौलत खां का जो मकबरा है वो भी यहीं पर है। सीकर में फतेहपुर जो क्षेत्र है वो कायम खानियों का मतलब मेन रेजिडेंस माना जाता है, सबसे ज़्यादा जो समुदाय है वो यहाँ पर निवास करता है। नेक्स्ट, सीकर की स्थापना कब की गई थी? भाई देखो, स्थापना की यदि हम बात करें तो सीकर के संस्थापक की यदि हम बात करें, संस्थापक, तो संस्थापक की अभी हम बात कर रहे थे शिव सिंह या फिर दौलत सिंह, दौलत जी ने इसकी स्थापना की थी। तो यहां पर हम बात कर रहे थे कि कौन सा सन है जिसमें सीकर की स्थापना होती है, 1687 ईस्वी में इसकी स्थापना हुई थी। नेक्स्ट, गणेश्वर सभ्यता कौन सी नदी के किनारे विकसित हुई? ये प्रश्न एग्जाम में आ चुका है, अब तक ये प्रश्न एग्जाम में आ चुका है। ऐसे प्रश्न बहुत ज्यादा आते हैं कि कौन सी नदी के किनारे कौन सी सभ्यता विकसित हुई, तो यहाँ पर हम कह सकते हैं गणेश्वर सभ्यता जो है वो कांतली नदी के किनारे विकसित हुई। और घग्गर के किनारे कौन सी सभ्यता विकसित हुई? कालीबंगा सभ्यता। भाई कालीबंगा सभ्यता, आहड़, गणेश्वर, ये राजस्थान में सबसे ज्यादा क्या है, प्रसिद्ध सभ्यता स्थल है। और यदि हम इस सभ्यता स्थल की बात करें तो समस्त ताम्रयुगीन सभ्यताओं की जननी मानी जाती है। समस्त ताम्रयुगीन सभ्यताओं की जननी इसको कहा जाता है। इसके अलावा यदि हम बात करें ताम्रवती नगरी की बात करें, ताम्र नगरी की बात करें या फिर ताम्र जिले की बात करें, ताम्र जिला, तो यहां पर क्या आंसर हो जाएगा? ताम्रवती नगरी की बात करें आहड़ उदयपुर, और ताम्र नगरी की बात करें खेतड़ी झुंझुनू, और इसके अलावा ताम्र जिले की बात करें तो झुंझुनू को ताम्र जिला बताया गया है। तो यहाँ पर चारों फैक्ट जो है मोस्ट इंपोर्टेंट है, चारों से कई बार प्रश्न आ चुका है। ताम्रवती नगरी के नाम से किसे जाना जाता है, तो यहाँ पर देखना ताम्र नगरी, ताम्रवती नगरी, समस्त ताम्रयुगीन सभ्यताओं की जननी, इनमें थोड़ा सा ही अंतर है, ज्यादा अंतर नहीं है। ताम्र जिला तो फिर भी हम समझ सकते हैं, चलो थोड़ा सा आंसर अलग हो सकता है, लेकिन यहाँ पर आपको इन तीनों का जो आंसर है वो आराम से पढ़ना, समझना है कि भाई तीनों के आंसर क्या है, अलग अलग हैं। नेक्स्ट, किस स्थान की खुदाई में चांदी के पंचमार्क सिक्के मिले? देखो, उन सिक्कों की यदि हम बात करें तो संख्या भी पूछी गई है। चांदी के पंचमार्क सिक्के जिनकी संख्या थी 2744 जो है वो यहाँ पर संख्या थी, कहां से प्राप्त हुए? अब यहाँ पर यदि हम बात करें तो सीकर जिले में स्थित गुरारा, ये भी कहां पर है? सीकर के अंदर है, ये भी सीकर में है और ये भी सीकर में। नीम का थाना भी सीकर में है, लेकिन ये कोई सभ्यता स्थल नहीं है। गणेश्वर जो है वो इसी में पड़ता है। तो यहाँ पर यदि हम बात करें गुहाला भी एक सभ्यता स्थल है, लेकिन यहाँ से इस प्रकार के कोई सिक्के नहीं मिले हैं। गुरारा से ये सिक्के मिले। सिक्कों की संख्या 2744 पंचमार्क सिक्के, और पंचमार्क का मतलब होता है जिनमें कोई ना कोई 5 चिन्ह बने हुए हैं। गणेश्वर के बारे में अभी हम बात कर रहे थे। लोक देवता बाबा जुझार जी का मेला कहां पर लगता है? भाई जुझार जी की यदि बात करें, शेखावटी के जनमानस में प्रसिद्ध लोक देवता है। और यदि इनके जन्म की यदि हम बात करें, जन्म और मृत्यु, ये दोनों अधिकतर लोक देवताओं के बारे में पूछा जाता है। जन्म की यदि हम बात करें तो इमलोह में इनका जन्म हुआ था, और मृत्यु इनकी कहां पर हुई थी? श्यालोदड़ा के अंदर। तो यहाँ पर इनका मेला कहाँ पर लगेगा? जहाँ पर इनकी मृत्यु हुई। अधिकांश लोक देवताओं की समाधि जहाँ पर है, जहाँ पर उन लोक देवताओं की मृत्यु हुई है, उनका निर्वाण हुआ है, वहीं पर ये क्या होता है, अधिकांश मेले भरते हैं। अब यहाँ पर बात करते हैं जुझार जी के बारे में। तो गौ रक्षा हेतु शहीद, या फिर हम कह सकते हैं गौ रक्षा हेतु वीर गति को प्राप्त हुए। मुस्लिम लुटेरों ने यहाँ पर हमला कर दिया और गायें लूट ली, और उन गायों को बचाते हुए बाबा जुझार जी जो हैं वो लड़ते हुए वीर गति को प्राप्त होते हैं। इमलो में इनका जन्म हुआ था। शालोदड़ा में इनका मंदिर बना हुआ है, वहीं पर मेला लगता है।
निम्न में से किस महापुरुष का संबंध जो है वो सीकर जिले से नहीं है? फिर देखो इनमें से यदि बात करें, जमनालाल जी बजाज की भी बात कर रहे थे हम, काशिकाबास में इनका जन्म हुआ था। घनश्याम दास जी पोदार यहाँ के एक उद्योगपति थे, प्रसिद्ध स्वतंत्रता सेनानी भी थे। बद्री नारायण सोडानी भी एक स्वतंत्रता सेनानी में नाम आता है। टीकाराम जी पालीवाल की यदि हम बात करें, राजस्थान के प्रथम निर्वाचित मुख्यमंत्री ये थे। राजस्थान के प्रथम निर्वाचित मुख्य मंत्री। और इनका संबंध कहां से था? इनका संबंध था मुंडावर से। मुंडावर से इनका संबंध था। और ये मुंडावर कहां पर पड़ता है? ये मुंडावर है दौसा। और यहां पर यदि हम बात करें मंडावर, तो मंडावर कहां पर है? मंडावर अलवर के अंदर पड़ता है, अलवर के अंदर। तो ध्यान रखें, यहाँ पर इस प्रकार से भी प्रश्न आ सकता है, कंफ्यूज ना हो। सेम दोनों नाम है, मुंडावर और मंडावर में ज्यादा अंतर नहीं है। तो जो दौसा के अंदर स्थित मुंडावर है, वहां पर इनका जन्म हुआ था। ये वहीं के निवासी थे और राजस्थान के प्रथम निर्वाचित मुख्यमंत्री होने का इनको गौरव प्राप्त है। इस मंडावर से इनका संबंध नहीं है। नेक्स्ट, राज्य का सबसे बड़ा बकरी पालन फार्म जो है वो कहां पर स्थापित है? भाई बात करते हैं किरडोली की। तो यहाँ पर एक ऑस्ट्रेलियाई जो पक्षी है, ऑस्ट्रेलियाई पक्षी एमू का पालन केंद्र जो है वो कहां पर है? वो किरडोली के अंदर है। किरडोली जो है बहुत ही प्रसिद्ध है इसके लिए। श्री माधोपुर की बात करें तो इससे संबंधित हवेलियों से संबंधित फैक्ट है। बलेखंड की बात करते हैं, यहाँ पर क्या है? ये पालन केंद्र है। वरुण गांव की बात करें तो ये कहां पर है? वरुण गांव नागौर में पड़ता है। और यहाँ की भी बकरियां प्रसिद्ध है। यहाँ की बकरियां प्रसिद्ध, सुंदरता के लिए ये बकरियां प्रसिद्ध है। लेकिन यहाँ पर कोई पालन फार्म नहीं है। लेकिन यदि हम बात करें सीकर जिले में स्थित बलेखंड क्षेत्र की, तो यहाँ पर राज्य का सबसे बड़ा बकरी पालन केंद्र स्थापित है। प्रश्न पूछ लिया जाए, राज्य में सबसे प्रसिद्ध बकरियां जो है, राजस्थान में बकरियों के लिए प्रसिद्ध स्थान कौन सा है? तो वरुण गांव की बकरियां जो है वो सुंदरता के लिए प्रसिद्ध है। जबकि बलेखंड की बात करें, बलेखंड और इन दोनों का संबंध है बकरियों से, लेकिन बलेखंड के अंदर क्या है? बकरी पालन केंद्र है, वरुण गांव में नहीं है। वहां पर तो लोग ही पालन करते हैं। नेक्स्ट, शेखावाटी विश्वविद्यालय की स्थापना जो है वो कब की गई थी? इस विश्वविद्यालय का पूरा नाम जो है वो क्या है? पंडित दीनदयाल उपाध्याय। पंडित दीनदयाल उपाध्याय शेखावाटी विश्वविद्यालय। शेखावाटी विश्वविद्यालय। और यदि हम इसकी बात करें तो 24 अगस्त 2012 से इसका शुभारंभ माना जाता है। और 2012-13 का जो सत्र है उसमें इसका पहला सत्र प्रारंभ हुआ था। तो 2012-13 जो है उससे शेखावाटी विश्वविद्यालय का पहला सत्र माना जाता है। बिल्कुल सभी साथी आंसर दे रहे हैं, 2012-13 सही आंसर है। नेक्स्ट, सीकर जिले को किस उपनाम से सुशोभित किया जाता है? शेखावाटी का स्वर्ण द्वार इसको नहीं कहा जाता है। राजस्थान का मैराथन इसको नहीं कहा जाता है। राजस्थान का पेरिस भी नहीं कह सकते, लेकिन शेखावाटी का हृदय स्थल इसे हम कह सकते हैं भौगोलिक उपनामों में। नेक्स्ट, निम्न में से खंडेला किसके लिए प्रसिद्ध है? भाई बात करते हैं खंडेला के बारे में। खंडेला जो है स्पेशली कोटा उद्योग के लिए प्रसिद्ध है। कोटा उद्योग के अलावा सलमा सितारों का कार्य, सलमा सितारों का कार्य जो है यहाँ पर किया जाता है और उसके लिए क्षेत्र प्रसिद्ध है। नेक्स्ट, सीकर जिले का कुल साक्षरता प्रतिशत जो है वो कितना है? राजस्थान में चौथा स्थान आता है सीकर जिले का साक्षरता में, और 71.9% जो है यहाँ की साक्षरता है। नेक्स्ट, सीकर जिले की आकृति कैसी है? ये मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्न है, मोस्ट इंपोर्टेंट, क्योंकि ऐसे प्रश्न बहुत बार पूछे गए हैं। आकृति को लेकर बहुत बार प्रश्न पूछे हैं। आप सभी साथी जो है आंसर देंगे। बतख के समान राजस्थान में किस जिले की आकृति है? तिलक के समान किसकी आकृति है? राजसमंद की आकृति है। इसके अलावा बात करें अर्धचंद्राकार, या फिर इसे हम प्याले के समान कह सकते हैं, प्याले के
समान और घोड़े की नाल के आकार का जो है वो चित्तौड़गढ़ जिला है। अब आप सभी साथी कमेंट करें, बतख के समान राजस्थान में किस जिले की आकृति है। बिल्कुल देखें, मैं सभी के कमेंट देख पा रहा हूं। करौली जिले की आकृति है। एक साथी का, अमित जी का आंसर आ चुका है। करौली जिले की आकृति जो है वो किसके समान है? बतख के समान है। देखिए बताओ, भरतपुर की आकृति किसके समान है? भरतपुर जिले की आकृति किस जिले के समान है? जैसलमेर की बहुभुज के समान है ना। जैसे त्रिभुज, 3 भुजाओं से घिरी आकृति त्रिभुज, 4 भुजाओं से घिरी आकृति चतुर्भुज, पंचभुज, षटभुज, सप्तभुज, अष्टभुज और उसके बाद में 9 भुज 10 भुज नहीं होते हैं। अष्टभुज के बाद सीधा बहुभुज होता है। प्याले के समान आकृति है, बिल्कुल करौली की बतख के समान है। लेकिन बताइए भरतपुर जिले की आकृति किसके समान है? तिलक के समान राजसमंद है। खरगोश के समान है, बिल्कुल कुछ तो खरगोश से मिलती जुलती, या फिर जैसे कि एक गिलहरी बेटी और मूंगफली खा रही हो, करीब की बादाम मूंगफली खा रही हो, ऐसी आकृति जो है वो भरतपुर की देखने को मिलती है। खरगोश आ सकता है या फिर मूंगफली खाती गिलहरी भी ऑप्शन में आंसर आ सकता है। बिल्कुल क्लियर आंसर है। नेक्स्ट बात करते हैं, सीकर जिले में लक्ष्मीनाथ जी का मंदिर कहां पर स्थापित है? तो लक्ष्मीनाथ जी की यदि हम बात करें, देखो यहां पर लक्ष्मीनाथ जी है और यहां पर लक्ष्मण नाथ जी है। लक्ष्मण नाथ जी और लक्ष्मीनाथ जी, तो थोड़ा सा ही अंतर है। मंदिर कहां पर है? जैसलमेर के अंदर मंदिर है। और लक्ष्मण नाथ जी की यदि हम बात करें तो यहां पर भाटी शासकों के ये कुल देवता माने जाते हैं। भाटी शासकों के कुल देवता भगवान श्री कृष्ण जो है वो तो उनके आराध्य देव हैं, उनके वंशज मानते हैं यहाँ के शासक। लेकिन लक्ष्मण नाथ जी का मंदिर जैसलमेर में है, जबकि श्री लक्ष्मी नाथ जी का जो मंदिर है वो कहां पर है? देखिए क्या आंसर आ रहा है? फतेहपुर, श्री माधोपुर, लक्ष्मणगढ़, कल्याणपुरा। सभी साथी आंसर दे रहे हैं फतेहपुर, क्योंकि हम इससे पहले जो प्रश्न था उसमें मकबरे के संदर्भ में बात कर चुके हैं इसके बारे में। नेक्स्ट बात करते हैं, सीकर जिले में लूगड़ा कहां का प्रसिद्ध है? भाई देखो लूगड़ा क्या होता है? एक प्रकार की ओढ़नी, एक प्रकार की ओढ़नी जो है वो क्या होता है? लूगड़ा होता है। एग्जाम में कई बार यही पूछ लिया जाता है, लूगड़ा क्या है? लूगड़ा एक प्रकार की ओढ़नी है, या एक प्रकार की पगड़ी है, एक प्रकार की धोती है, बहुत तरह के आपको ऑप्शन में मिल सकता है। तो लूगड़ा क्या है? लूगड़ा एक प्रकार की ओढ़नी है और अधिकांशतः यहाँ के क्षेत्रीय महिलाओं में इसका प्रचलन है। लक्ष्मणगढ़, रामगढ़, कल्याणपुर या पाटौदा। तो बठोट पाटौदा की यदि हम बात करें, पाटौदा का क्या है? लूगड़ा प्रसिद्ध है। नेक्स्ट बात करते हैं, जिले में सप्त गौ माता का मंदिर कहां पर है? भाई देखो सप्त गौ माता का जो मंदिर है वो राज्य का एकमात्र मंदिर है। राज्य का एकमात्र सप्त गौ माता मंदिर, और देश का चौथे नंबर का है ये। देश का चौथा। राजस्थान में कहां पर है? देखो बताओ, खाटू में है, कोछोर में है, लोसल में है या फिर रेवासा में? सप्त गौ माता मंदिर कहां है? सभी साथी कमेंट करें। हाँ जी, तो सभी साथी लगभग कौन सा आंसर दे रहे हैं? लोसल भी आंसर आ रहा है एक। लोसल जो है वहां पर कोई सप्त गौ माता का मंदिर नहीं है। खाटू श्याम जी में खाटू श्याम जी का मंदिर है। कोछोर एक प्रकार की झील है जो कि खारे पानी की झील है, सीकर में है। लोसल का संबंध किससे? श्रीमती प्रतिभा देवी सिंह जी पाटिल से है। जबकि रेवासा की बात करें, यहीं पर जीन माता का मंदिर है, रेवासा झील भी है और सप्त गौ माता मंदिर यहीं पर है। नेक्स्ट, डूंग जी जवार जी का संबंध किस गांव से है? बठोट पाटौदा से इनका संबंध है। 1857 की क्रांति के समय इन्होंने बहुत धूम मचाई और लोक देवता के रूप में प्रसिद्ध हुए। एग्जाम में ये प्रश्न पूछा जा चुका है। एग्जाम में ये प्रश्न पूछा जा चुका है। इनका संबंध किससे था? शेखावटी ब्रिगेड से इनका संबंध था। बठोट पाटौदा में इनका जन्म हुआ, इसलिए एग्जाम में प्रश्न आया हुआ है। निम्न में से किस जिले की सीमा सीकर से नहीं लगती है? तो भाई यहाँ पर हम बात करते हैं सीकर जिले से किन किन जिलों की सीमा लगती है। अलवर की बात करें, झुंझुनू, नागौर, चूरू, इसके साथ में जयपुर की सीमा
लगती है, लेकिन अलवर की सीमा नहीं लगती है। अलवर के और यदि हम बात करें सीकर के बीच में कौन सा जिला आ जाता है, ये जयपुर जिला आ जाता है, तो अलवर की सीमा नहीं लगती है। नेक्स्ट, कांतली नदी किस जिले की सीमा के निकट लुप्त हो जाती है। देखो यहाँ पर क्या है, प्रश्न घुमाकर पूछा गया है, कांतली नदी किस जिले की सीमा के निकट लुप्त हो जाती है, तो किस जिले में लुप्त हो जाती है, तो यहां पर हम बात कर सकते हैं झुंझुनू जिले में लुप्त हो जाती है, लुप्त हो जाती है। लेकिन पूछा किस जिले की सीमा के निकट लुप्त हो जाती है, वो जिला कौन सा होगा मेरे साथियों, चूरू होगा। और यहां पर हम बात करते हैं चूरू व बीकानेर में, चूरू व बीकानेर में कोई नदी नहीं है, कोई नदी नहीं है। ये क्या है, नदी है ना, तो यहां पर इन जिलों में कोई नदी नहीं है। जैसे रीजनिंग में कंफ्यूज करने का प्रश्न आता ना, आता कि एक इलेक्ट्रिक ट्रेन जो है वो पूर्व से पश्चिम की दिशा की ओर जा रही है, उत्तर से दक्षिण की ओर हवा चल रही है, तो बताइए उस ट्रेन का धुआं जो है वो किस तरफ जाएगा। एक बार सबसे पहले जब ये प्रश्न आया कंफ्यूज हो गए, बोले धुआं किधर जाएगा, पूर्व से पश्चिम ट्रेन जा रही है, उत्तर से दक्षिण धुआं जाएगा या फिर पूर्व से पश्चिम धुआं जाएगा। ये ध्यान ही नहीं जाता उस समय कि क्या इलेक्ट्रिक ट्रेन भी कभी धुआं देती है क्या। ऐसा ही सेम प्रश्न है यहाँ पर। प्रश्न कई बार आया हुआ है, बीकानेर में कौन सी नदी प्रवाहित होती है, चूरू में कौन सी नदी बहती है, किस नदी का प्रवाह क्षेत्र चूरू में है। भाई इनमें कोई नदी ही नहीं तो कहां से प्रवाह क्षेत्र होगा। नेक्स्ट, शेखावटी का प्रसिद्ध लोक नृत्य कौन सा है। क्या बात है, लोक नृत्य मतलब हमारे स्थानीय नृत्य, राजस्थान की आन बान शान। गौरी की बात करते हैं, गौरी जो है मेवाड़ का लोक नृत्य है, मेवाड़ में भील समुदाय के द्वारा किया जाता है। और यदि हम इसकी बात करें तो ये सावन महीने से, सावन महीने के बाद प्रारंभ होता है, या फिर हम कह सकते हैं रक्षाबंधन के बाद, रक्षाबंधन के दूसरे दिन के बाद से ये नृत्य प्रारंभ हो जाता है। और यहाँ पर हम बात करते हैं घूमर नृत्य के बारे में। घूमर क्या है, एक रजवाड़ी नृत्य है। राजस्थान में रजवाड़ी नृत्य कौन सा है, घूमर नृत्य, मतलब राजा महाराजाओं के समय इस नृत्य का प्रचलन था, रजवाड़ी नृत्य। और राजस्थान में इसे सभी नृत्यों की आत्मा भी कहते हैं। गुड़ला नृत्य की बात करें तो घूमर जो है इसका तो क्या है, पूरा क्षेत्र है तो राजस्थान, संपूर्ण राजस्थान के अंदर ये नृत्य किया जाता है, कोई क्षेत्र विशेष का ये नृत्य नहीं है। गुड़ला की यदि हम बात करें तो जोधपुर, और हमने बात की थी जोधपुर में गुड़ला नृत्य का प्रारंभ हुआ, चैत्र माह में इसका प्रचलन है। कच्छी घोड़ी नृत्य की बात करें, कच्छी घोड़ी नृत्य जो है ये एक व्यावसायिक नृत्य है, व्यावसायिक नृत्य। व्यावसायिक नृत्य का मतलब ऐसे ही नृत्य नहीं होता है, ये व्यवसायिक मतलब पैसे कमाने के लिए नृत्य होता है। पैटर्न बनाने की कला इसकी विख्यात है, पैटर्न बनाने की कला प्रसिद्ध। एग्जाम में प्रश्न आ चुका है, किस नृत्य की प्रमुख विशेषता पैटर्न बनाना है, अलग अलग तरीके से पैटर्न बना करके नृत्य करना। ये क्या है, कच्छी घोड़ी नृत्य, और शेखावाटी में सबसे ज्यादा प्रसिद्ध है। नेक्स्ट, देश की पहली महिला राष्ट्रपति की हम बात करते हैं, श्रीमती प्रतिभा देवी सिंह जी पाटिल का सम्मान राजस्थान में कहां से है, तो इनकी बात हम करते हैं। इनका जन्म कहां पर हुआ था, तो जन्म हुआ था इनका नंदग्राम के अंदर, और ये नंदग्राम कहां पर पड़ता है, महाराष्ट्र के अंदर पड़ता है। एक बार प्रश्न आया था कि इनका ससुराल राजस्थान में कहां पर है, तो भाई इसमें गुरारा की बात करें तो यहाँ पर तो 2744 पंचमार सिक्के मिले हैं। छोटी लोसल जो है सीकर के अंदर, वहां पर इनका ससुराल था। और यहाँ पर हम बात करें देवी सिंह जी जो है क्या है, इनके पति का नाम है, तो यहाँ पर हम लिख सकते हैं पति का नाम देवी सिंह है। तो यहाँ पर हम बात कर रहे हैं खाजरियावास का संबंध किससे है, खाजरियावास का संबंध प्रताप सिंह जी से है, और भैरव सिंह जी शेखावत से है। रेवासा की भी हम बात कर रहे थे। नेक्स्ट, कृपाल सिंह जी शेखावत का संबंध किस से है, भाई देखो ब्लैक पोट्री की बात करें, ब्लैक पोट्री कहाँ की प्रसिद्ध है, कोटा की प्रसिद्ध है। कागजी पोट्री की बात करें अलवर की प्रसिद्ध है। ब्लू पोट्री की बात करें
जयपुर की प्रसिद्ध है। और यदि हम बात करें कृपाल सिंह जी शेखावत, इन्होंने ब्लू पोट्री को अंतर्राष्ट्रीय पहचान दिलाई थी, इस वजह से यह प्रसिद्ध है। शेखावटी से भी इनका संबंध है। रेवासा में किस जाति की कुल देवी का मंदिर है? अब देखो ये प्रश्न कैसे आता है, निम्न में से किसी लोक देवी का पूछ लिया जाता है कि भाई ये लोक देवी जो है इनका संबंध किससे है, या फिर किस जाति की कुल देवी मानी जाती है। तो यहाँ पर आया है रेवासा में उस लोक देवी का मंदिर है, और वहां पर वो जो मंदिर है वो किस लोक देवी का है, और यहाँ पर बात कर सकते हैं किस जाति की वो क्या है, कुल देवी है। तो देवी की बात करते हैं सबसे पहले, कौन सी देवी का वो क्या है, मंदिर है। तो यहाँ पर ये प्रश्न क्या है, जीर्ण माता से संबंधित है ये मंदिर, जीर्ण माता से संबंधित है। जीर्ण माता का संबंध किससे है, चौहान राजपूतों से है। जीर्ण माता शेखावटी के जो चौहान थे वो जीर्ण माता को क्या मानते थे, अपनी कुल देवी मानते थे। बाकी तो है एक प्रकार से चौहानों की कुल देवी शाकंभरी माता या सांबर माता मानी जाती है। सीकर में हर्षनाथ का मंदिर जो है उसका निर्माण किसने करवाया? इस मंदिर को लेकर के एग्जाम में कई बार अलग अलग नाम देखने को मिलते हैं, लेकिन अकॉर्डिंग टू ऑप्शन यदि हम बात करें, विग्रहराज, वासुदेव, गुवक प्रथम, अर्णोराज। भाई अर्णोराज की यदि हम बात करें तो इन्होंने अजमेर में वराह मंदिर बनवाया था, तो इनका संबंध इससे नहीं है। गुवक प्रथम की बात करें, हर्षनाथ का मंदिर इन्होंने बनवाया था, तो यहाँ पर गुवक प्रथम हो जाएगा। और विग्रहराज जी ने क्या किया था, पुनः निर्माण करवाया था, क्योंकि ये चौहानों के क्या है, कुल देवता माने जाते हैं। नेक्स्ट, सीकर जिला किस संभाग के अंदर आता है? भाई कोटा की यदि हम बात करें तो इस संभाग में कौन से जिले आते हैं, कोटा, बूंदी, बारां और झालावाड़। झालावाड़ जो जिले हैं वो किससे संबंधित है, कोटा संभाग से हैं। जयपुर संभाग की यदि हम बात करें तो पहला जिला जयपुर, दूसरा सीकर, तीसरा झुंझुनू, चौथा अलवर, और इसके साथ ही एक लास्ट और दौसा। मतलब कितने जिले, ऐसे भी प्रश्न आ जाता है। 5 जिलों वाला राजस्थान में एकमात्र संभाग है, जबकि 4 जिले किसमें है, कोटा में है। अजमेर की यदि हम बात करें, अजमेर में कौन कौन से, अजमेर, नागौर, भीलवाड़ा और टोंक, ये सभी किसमें शामिल है, अजमेर संभाग में है। और जिलों की संख्या क्या है, 4 है। बीकानेर की यदि हम बात करें तो कितने जिले, बीकानेर, इसके अलावा चूरू, शेखावटी का एकमात्र जिला चूरू जो है वो बीकानेर संभाग में है। बाकी 2 जिले किसमें है, जयपुर में है, बीकानेर, चूरू, गंगानगर और हनुमानगढ़। इनके संबंध में कुछ ट्रिकें भी है जिनसे संबंधित हम संभागीय स्तर पर बात करेंगे। सीकर जिला किस संभाग में आता है, तो भाई जयपुर संभाग में आता है। बीएसटीसी और पीटीटी में ऐसे प्रश्न आए हुए हैं। नेक्स्ट, किस देवी को मधुमक्खियों वाली देवी भी कहा जाता है? अब यहाँ पर हम बात करते हैं भंवराथल के बारे में। भंवराथल ये कहाँ पर है, ये अचलगढ़ सिरोही के अंदर है, अचलगढ़ सिरोही। और यदि हम बात करें भंवर माता की, तो भंवर माता का मंदिर कहां पर है, छोटी सादड़ी। और छोटी सादड़ी कहां पर है, प्रतापगढ़ में है। देखो प्रश्न क्या है, भंवर माता का मंदिर कहां पर है, भंवराथल नामक राजस्थान में स्थान कहां पर है, मधुमक्खियों वाली देवी या इसे भंवरों वाली देवी भी कहा जाता है, भंवरों वाली देवी। भाई औरंगजेब ने क्या किया था, आदेश दिया था कि हिंदू इमारतों को तोड़ा जाए, इसमें स्पेशली मंदिरों को टारगेट किया गया। औरंगजेब की सेना ने जीर्ण माता के मंदिर पर भी क्या किया, आक्रमण करने की कोशिश की, लेकिन अचानक वहां पर देवी के प्रकोप से या देवी के चमत्कार से वहां पर कह सकते हैं कि मधुमक्खियां उत्पन्न हो गई। उन्होंने सेना पर हमला कर दिया, इतना बुरी तरीके से हमला किया था, सेना घायल हो गई थी। और बाद में औरंगजेब जो है इनके चमत्कार से प्रभावित हुआ था और उन्होंने कहा इस मंदिर को अब कोई हाथ नहीं लगाएगा। और यहाँ पर एक अखंड दीपक जलता है जिसके लिए जो घी था वो औरंगजेब के द्वारा भेजा जाता था। काफी लंबे समय से मुगल बादशाह के द्वारा वहां पर घी भेजा गया। नेक्स्ट,
सीकर में कौन सा महल है जिसका संबंध नेपाल के गिरिराज प्रसाद कोइराला के पूर्वजों से बताया जाता है? तो यहाँ पर कौन सा महल? सूर महल, रेशमा महल, जय महल, शिव महल। एग्जाम की दृष्टि से इंपॉर्टेंट है। एग्जाम में प्रश्न इस प्रकार से आ सकता है, सीकर जिले में स्थित प्रमुख महलों के बारे में। भाई हवेलियां तो यहाँ पर बहुत सारी प्रसिद्ध है, और एक यदि महल की बात करें तो तेलिन महल, तेलिन महल, और ये कहां पर है? फतेहपुर दुर्ग के अंदर है, फतेहपुर दुर्ग के अंदर ये महल है। नेक्स्ट, निम्न में से कौन सा दुर्ग सीकर जिले में स्थित नहीं है? यहाँ पर हम बात करते हैं लक्ष्मणगढ़ दुर्ग के बारे में, फतेहपुर दुर्ग के बारे में, मोहनगढ़ दुर्ग के बारे में, दाता रामगढ़ दुर्ग के बारे में। तो यहाँ पर यदि हम बात करें फतेहपुर दुर्ग का निर्माण किसने करवाया? फतेह सिंह जी कायम खानी ने, फतेह सिंह कायम खानी द्वारा निर्मित। तो फतेह सिंह जी कायम खानी के द्वारा इसका क्या किया गया? निर्माण करवाया गया, और इसका निर्माण ठाकुर लक्ष्मण सिंह जी ने इसका निर्माण करवाया था। मोहनगढ़ दुर्ग की बात करें, मोहनगढ़ दुर्ग कहां पर है? जैसलमेर के अंदर है, और इसका निर्माण किसके समय हुआ था? जवाहर सिंह के समय निर्माण। जवाहर सिंह यहाँ के शासक थे, महारावल जवाहर सिंह जी जैसलमेर के, उनके समय इस दुर्ग का निर्माण हुआ था। और राजस्थान का सबसे युवा किला है ये, भारत का भी कह सकते हैं, राजस्थान का अंतिम दुर्ग या फिर कह सकते हैं युवा किला। इसके बाद में किसी किले का निर्माण नहीं हुआ। दाता रामगढ़ दुर्ग की बात करें, ठाकुर गुमान सिंह जी ने इसका निर्माण करवाया था, ठाकुर गुमान सिंह द्वारा निर्मित। एग्जाम में ऐसे प्रश्न भी कई बार आ जाते हैं, छोटे छोटे प्रश्न इनसे बनते हैं। मोहनगढ़ दुर्ग जो है बहुत ही इंपॉर्टेंट है, बहुत सारी फिल्मों की शूटिंग वहां पर हो चुकी है। मोहनगढ़ के संबंध में यदि हम बात करें तो वहां पर इंदिरा गांधी जो नहर है, मुख्य नहर है, वो वहां पर समाप्त हो जाती है। उसके बाद में एक बाबा रामदेव नाम की जो शाखा है वो गडरा रोड बाड़मेर तक आती है। तेलिन महल कहाँ पर स्थित है? तो ये कहाँ पर है? फतेहपुर दुर्ग के अंदर स्थित है। और यहीं पर यदि हम बात करें सरस्वती पुस्तक भंडार जो है वो भी यहीं पर है। नेक्स्ट, सेठों का नगर किसे कहा जाता है? तो ये वही सेठ थे जिनको डूंग जी जवाहर जी क्या करते थे? लूट लिया करते थे। तो सेठों का नगर रामगढ़ को कहते हैं। और फतेहपुर को क्या कहते हैं? धनपतियों का शहर, धनपतियों का शहर। भाई पैसे वाले कहां पर रहते हैं? फतेहपुर में रहते हैं। लेकिन सबसे ज्यादा जो रईस सेठ जो है, सेठ लोग कहां के? सेठ लोग रामगढ़ के हैं। और यही सेठ जो है मतलब कह सकते हैं कि डूंग जी जवाहर जी जो थे उनसे बड़े डरते थे, इनका ही माल लूट लिया करते थे डूंग जी जवाहर जी, और बाद में गरीबों में बांट दिया करते थे। ऑस्ट्रेलियाई पक्षी एमू के पालन हेतु प्रसिद्ध है। राजस्थान में ऑस्ट्रेलियाई पक्षी एमू के लिए किरडोली प्रसिद्ध है। बाकी बात करें गणेश्वर, गुहाला, गुरारा, ये तो सभ्यता स्थल है। नेक्स्ट, सरस्वती भंडार पुस्तकालय कहाँ पर स्थित है? सरस्वती भंडार की यदि बात करें, पुस्तकालय की बात करें, एग्जाम में ये प्रश्न आ चुका है और फतेहपुर के अंदर ये स्थापित है। नेक्स्ट, कटरातल में हुए महिला सम्मेलन का नेतृत्व है जो किसने किया था? भाई देखो 1925 में ये सम्मेलन हुआ था और यहाँ पर लगभग 10,000 महिलाओं का नेतृत्व हुआ था। 10,000 महिलाओं का नेतृत्व। और मोस्ट इंपोर्टेंट है, एग्जाम में प्रश्न पूछा जा चुका है। मोस्ट इंपोर्टेंट, देखो आज कितने प्रश्नों पे मोस्ट इंपोर्टेंट लगाया, ये प्रश्न एग्जाम में आ चुका है। किशोरी देवी की बात करें, किशोरी देवी ने इसका नेतृत्व किया था और परीक्षा में ये आ चुका है। इसी के साथ अपनी जो जिला दर्शन की प्रश्नोत्तरी थी आज की सीकर जिले की समाप्त होती है। बिल्कुल यहीं पर हम बात करें, किशोरी देवी जो है, उगमा देवी ने भाषण दिया था यहाँ पर, है ना, उन्होंने यहाँ पर नेतृत्व नहीं किया था, इस सम्मेलन की अध्यक्षता की थी। जबकि नेतृत्व की बात करते हैं, किशोरी देवी ने इसका नेतृत्व किया था। इसी के साथ अपनी जो प्रश्नोत्तरी है जिला दर्शन की वो समाप्त होती है। नए साथी यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें, टेलीग्राम चैनल को जरूर ज्वाइन करें, और जितने भी साथी लाइव देख रहे हैं सभी साथी क्लास को लाइक करें, अपने मित्रों के साथ शेयर करना ना भूलें। कल हम शेखावाटी के सिरमौर झुंझुनू जिले की बात करेंगे। इसी के साथ आज अपना सीकर जिला समाप्त होता है। सभी साथियों से अनुमति लेता हूं, कल मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। सभी साथी को जय हिंद, जय भारत।